बात बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल कोई सही बात बात है, आजकल आप करा रहे हो तो इसलिए याद है थोड़ा सा। नहीं। कोई बात नहीं। देखिए, जो चक्रास होते हैं वो एक्चुअली हम बोलते हैं कि हमारे शरीर में आयुर्वेद और योग के हिसाब से कि 72,000 नाड़ियां होती हैं जिससे एनर्जी फ्लो होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है कि पूरी बॉडी में एक पूरा नेटवर्क है और जिससे ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। बिल्कुल वैसे ही एनर्जी होती है जो कि 72,000 नाड़ियों से पूरी बॉडी में सप्लाई होती है। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो एनर्जी होती है जहां पर भी ये रुक जाती है या इसकी ब्राइटनेस कम हो जाती है या इसका फोर्स कम हो जाता है तो बॉडी का वो पार्ट बीमार होने लगता है। और प्रेजेंट में तो कीलियोग्राफी कैमरा सभी ने नाम सुने होंगे, तो उससे ये पिक्चर निकाल के ये देख सकते हैं कि ऑरा कैसा है। इसको हम ऑरा कहते हैं, ठीक है। और इस पर बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति के बीमार होने के पहले पता लगा लिया जाए कि वो कब बीमार होने वाला है, किस बॉडी के किस पार्ट में प्रॉब्लम आने वाली है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई बीमारी आने वाली होती है तो उसके काफी समय पहले से वहां का ऑरा डल होने लगता है, वहां की ब्राइटनेस कम होने लगती है। तो इस तरह से इस पे बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं और बहुत सारे ऑरा एनालिस्ट होते हैं जो व्यक्ति के ऑरा को देख के व्यक्ति के फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, उसके कैसे विचारधारा का है, उसके फिजिकल कैसे उसकी फिटनेस है, ऐसे बहुत सारी चीजें वो उसको एनालिसिस करके बताते हैं। तो अब ये जो एनर्जी होती है ये बॉडी में कई जगह काफी डेंस हो जाती है। और जहां डेंस होती है तो वहां जैसे पानी में एक भंवर बनता ना, ऐसा गोल गोल वर्लपुल बनता है, वो बनाती है। तो ऐसे पूरी बॉडी में बहुत सारे प्लेसेस होते हैं जहां पर ये वर्लपुल बनते हैं और इनको ही चक्र कहा जाता है। लेकिन जो मेजर चक्रास हैं बॉडी में उन्हें षट चक्र के नाम से जाना जाता है। चक्र एक्चुअली 7 होते हैं लेकिन उनको बोला षट चक्र जाता है। तो वो जो चक्रास की पोजीशन है वो एग्जैक्ट हमारे स्पाइनल कार्ड पर रहती है। और इसका बहुत सारे इस पे रिसर्च चल रहे हैं जापान वगैरह में। जापान के हिरोशी साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस पे काफी रिसर्च किए हैं और उन्होंने ये प्रूव भी किया है कि अगर स्पाइन को हम ऐसा स्लाइड तिरछा काटें तो उसमें वो चक्र की एग्जैक्ट आकृति दिखती है, ऐसा करके। तो जो स्पाइनल कार्ड में सारे चक्र की प्रेजेंस मानी जाती है। और जो 6 चक्र होते हैं तो जो सबसे निचला चक्र होता है जिसको हम मूलाधार कहते हैं, इसकी पोजीशन स्पाइनल के टेलबोन की टिप पर रहती है। मतलब अभी आप फ्लोर पर जो बैठे हैं तो आपके स्पाइन का वो लास्ट पार्ट जो फ्लोर को टच कर रहा है, ठीक है, टेलबोन का टिप। और ये जो मूलाधार चक्र होता है ये आधार बेस माना जाता है पूरे ह्यूमन बॉडी का। उसके 4 अंगुल ऊपर स्वादिष्ठान चक्र होता है, ठीक है। स्वादिष्ठान से और ऊपर हम जाते हैं तो जहां हमारा नेवल होता है, नेवल के जस्ट पीछे जो स्पाइन होती है मींस लंबर पोर्शन में मणिपुर चक्र होता है। और हार्ट के जस्ट पीछे जो थोरेसिक रीजन होता है स्पाइन का, वहां पर होता है अनाहत चक्र। और गले के पास सर्वाइकल में विशुद्धि चक्र। और दोनों आईब्रोज के बीच में जहां हम तिलक या बिंदी लगाते हैं वहां होता है आज्ञा चक्र। और सबसे ऊपर जो क्राउन हेड होता है वहां होता है सहस्त्रार चक्र। तो इस तरह से ये चक्रों की पोजीशन या लोकेशन ह्यूमन बॉडी में रहती है। और ये जो चक्रास रहते हैं तो ये एग्जैक्ट इनकी लोकेशन बिल्कुल वही है जो ह्यूमन बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स की है। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स का यदि हम फंक्शन देखें तो लगभग 50 से 60% डिजीज ऐसी हैं जो हार्मोन्स इम्बैलेंस होने के कारण होती है। सपोज गले के पास थायराइड ग्लैंड है, अगर वो कम या ज्यादा हो गया तो थायराइड की प्रॉब्लम हो गई, है ना। नेवल के पास पेनक्रियाज है, अगर पेनक्रियाज से इंसुलिन कम या ज्यादा हो गया तो डायबिटिक हो गए। तो इस तरह से आप देखें तो बहुत सारे हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं
बीमारी के लिए। तो ऐसा कहा जाता है कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स की जो हार्मोन बैलेंस थेरेपी है वो चक्र के थ्रू बहुत अच्छी तरह से की जा सकती है, क्योंकि किसी भी चक्र की एनर्जी का रेगुलेशन यदि डिस्टर्ब होगा तो वो एंडोक्राइन ग्लैंड भी इफेक्ट करेगी, और जैसे ही उस चक्र की एनर्जी को बैलेंस करेंगे तो वो एंडोक्राइन के हार्मोन सिक्रेशन भी बैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि दोनों की लोकेशन एक ही जगह होती है। तो अब यदि हम मूलाधार चक्र पर आते हैं, तो मूलाधार और स्वादिष्ठान जो चक्र हैं ये सिर्फ 4 अंगुल का फर्क है, दोनों बहुत क्लोज हैं, और ये सारे रिलेटेड होते हैं जेनाइटल ऑर्गन से, जिनको हम गोनेड एंडोक्राइन्स बोलते हैं। क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं वो क्या करती हैं कि डक्ट लेस होती हैं, इनकी डक्ट नहीं होती, तो ये जो भी हार्मोन्स बनाती हैं वो डायरेक्ट ब्लड में सप्लाई कर देती हैं, तो ब्लड के थ्रू वो आगे सप्लाई हो जाता है। ठीक है, फिर मणिपुर पर यदि हम आते हैं, जो कि नाभि के पास है, तो मणिपुर चक्र के पास किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होती है, और एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो ह्यूमन बॉडी का इमरजेंसी मैकेनिज्म होता है। इमरजेंसी मैकेनिज्म के बारे में सबको मालूम है, F2 F3 मोड जो होता है, हम सब करके बता दें, यदि नहीं मालूम तो थोड़ा सा मैं बता दूं। ओके, मालूम है, ठीक है, बता तो दीजिए। अच्छा बता दो। ओके, तो जो ये इमरजेंसी मैकेनिज्म है ये ह्यूमन बॉडी में प्राचीन काल से पाया जा रहा है, जो कि एड्रिनल एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि किडनी के ऊपर एक कैप शेप में लगी होती है, वो रिस्पॉन्सिबल इसके लिए होती है। तो जब हमारे फोर फादर्स बहुत ऐसे गुफाओं में रहते थे, तो उस समय क्या होता था कि जब भी वो कभी घर के बाहर निकले तो उनके पास श्योरिटी नहीं थी कि उनको कब कैसे चैलेंजेस आ जाए उनके सामने। कभी हो सकता है कोई शेर आ जाए उनके सामने, या कुछ और ऐसे जो लाइफ थ्रेटनिंग चैलेंजेस हैं वो आ जाए। तो उस समय के लिए ह्यूमन बॉडी में एक इमरजेंसी मैकेनिज्म को इंस्टॉल किया गया था, और वो इंस्टॉल ऐसा था कि जैसे ही आपके सामने कोई भी खतरा आता है जो आपके जीवन के लिए खतरा है, तो आपके सामने जो इमोशंस आते हैं वो दो आते हैं, या तो बहुत क्रोध आ जाएगा या डर आ जाएगा। अब ये डिपेंड करते हैं कि उस समय सिचुएशन कैसी है। सपोज हम एक मानते हैं कि हम कहीं जा रहे थे और एक टाइगर सामने आ गया, ठीक है। अब सबसे पहले आपका माइंड ऑब्जर्व करेगा कि क्या आप कहीं से भाग सकते हैं, छुप सकते हैं, भागने या छुपने की आपके पास स्कोप है। तो अगर वो स्कोप है आपके पास, तो आपके अंदर क्या होगा, भय पैदा होगा, डर पैदा होगा, और आप वहां से भाग जाएंगे। अब यदि कोई स्कोप ही ना हो तो आपका फाइनल क्या रहेगा कि हमको लड़ना पड़ेगा। तो जैसे ही आप उससे लड़ने के लिए का आपका डिसाइड होगा, वैसे ही आपके अंदर क्रोध, एग्रेशन आएगा, क्योंकि बिना उसके आप लड़ नहीं सकते, तो आप उससे लड़ोगे। अब दोनों ही सिचुएशन में देखिए कि यदि आपको भागना पड़ता है या आपको लड़ना पड़ता है, तो आपके आउटर मसल्स में स्ट्रेंथ अधिक होनी चाहिए। आउटर मसल्स मतलब कौन से, आपके दोनों पैरों के मसल्स और दोनों हाथों के मसल्स। जब तक इनमें भागने के लिए भी आपके पैरों में स्ट्रांग और मसल्स में बहुत कैपेसिटी होना चाहिए जिससे आप तेज भाग सकें। लड़ना है तब भी हाथ और पैर के मसल्स में थोड़ी सी स्ट्रेंथ अधिक होनी चाहिए। वो स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ये इमरजेंसी मैकेनिज्म काम करता है, और ये क्या करता है कि जैसे ही व्यक्ति के अंदर क्रोध या भय, ये इमोशंस जनरेट होते हैं, तो वैसे ही ब्रेन एड्रिनल ग्लैंड को मैसेज भेजता है, और एड्रिनल ग्लैंड का काम होता है कि उससे जो एड्रिनालिन हार्मोन सीक्रेट होता है वो ब्लड में डालना शुरू कर देती है। वो हार्मोन्स जैसे ही ब्लड में मिलता है तो उसके कुछ मैकेनिज्म वो बॉडी के चेंज करता है। सबसे पहले हार्ट बीट बढ़ा देता है। आप देखिए जब आप बहुत डर जाते हैं या बहुत क्रोध में रहते हैं तो आपकी हार्ट बीट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, ठीक है। और हार्ट बीट बढ़ाने से क्या होता है कि ब्लड की पंपिंग बढ़ जाती है, अधिक ब्लड सर्कुलेट होने लगता है। दूसरा मैकेनिज्म ये क्या करता है कि जितने भी हमारे विसरल आर्गन है, इंटरनल आर्गन है, विसरल आर्गन मतलब आपके पेट के अंदर के जितने भी इंटरनल आर्गन है, जैसे आपका स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर, पेनक्रियास, गॉल ब्लैडर, यूटेरस,
इन सब में ये क्या करता है कि सर्कुलेशन की कमी कर देता है और मोस्टली सर्कुलेशन आउटर मसल्स की तरफ पुश कर देता है। तो ये इमोशन क्या करते हैं कि विसरल ऑर्गन में ब्लड सर्कुलेशन को कम कर देते हैं और आपके हाथ पैरों में सर्कुलेशन को बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां आपको लड़ना या भागना है। अब ये उस समय के लिए मैकेनिज्म ठीक था कि व्यक्ति को कोई ना कोई ऐसे चैलेंजेस होते थे, लेकिन आज भी ये जो इमरजेंसी मैकेनिज्म है ये ह्यूमन बॉडी में आज भी वैसा भी एक्टिव है। तो आप देखिए, जो लोग बहुत क्रोध करते हैं, यदि मान लीजिए दिन में 5 बार आपने क्रोध किया, तो 5 बार क्या हुआ कि आपके जो इंटरनल ऑर्गन थे उनको ब्लड सप्लाई कम हो गई और आउटर मसल्स में बढ़ गई। और जब बार बार ऐसा होगा तो चूंकि इंटरनल मसल ऑर्गन्स जो हैं उनको कम ब्लड सप्लाई मिलेगी, मतलब कम ऑक्सीजन मिलेगा, कम ग्लूकोज मिलेगा, तो वो वीक होते जाएंगे। तो आप अपने आसपास देखिएगा कि जो लोग अक्सर बहुत क्रोधी रहते हैं या बहुत डरे हुए रहते हैं, उनको डाइजेशन से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती ही रहती है। इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, कुछ ना कुछ ऐसा उनको रहता है। क्योंकि अभी हमारे सामने शेर नहीं आता है, लेकिन जब भी हमारे इमोशन एंगर के या फियर के होते हैं तो हमारी बॉडी का वो मैकेनिज्म काम करने लगता है। तो इसको पहले F2 मोड बोलते थे, फ्लाइट और फाइट। अब F3 मोड बोलते हैं, फ्लाइट, फाइट और फ्रिज। क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि आप वहीं के वहीं जम के खड़े हो जाते हैं, आपको समझ में ही नहीं आता कि क्या करें। ठीक है, तो ये एक इमरजेंसी मैकेनिज्म है जो कि एड्रिनल ग्लैंड इस पर काम करती है। और एड्रिनल ग्लैंड नाभि के पास रहती है और यहीं पर मणिपुर चक्र रहता है। तो मणिपुर चक्र रिलेटेड रहता है एड्रिनल ग्लैंड से, पैनक्रियास से। फिर उसके बाद थोड़ा और ऊपर जाते हैं हम, तो हार्ट के पास हमारा अनाहत चक्र होता है। अनाहत चक्र जो है, तो हार्ट के पास जो ग्लैंड पाई जाती है, एंडोक्राइन ग्लैंड, वो थाइमस ग्लैंड पाई जाती है। तो ये अनाहत चक्र जो है थाइमस ग्लैंड की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। फिर अगर हम और ऊपर जाते हैं तो विशुद्धि चक्र हमारे सर्वाइकल पर या गले पर आता है और यहाँ पर थायराइड और पैराथायराइड 2 ग्लैंड पाई जाती हैं। और इन ग्लैंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि इनके हार्मोन्स जब कम या ज्यादा होते हैं, ये 3 तरह के हार्मोन्स को सीक्रेट करती हैं, T3, T4, THS। तो जब ये हार्मोन्स कम ज्यादा होते हैं तो आपको एक तो थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। सेकंड क्या होता है कि बॉडी में जो कैल्शियम का एब्सॉर्प्शन होता है वो THS की प्रेजेंस में ही होता है। जब ये T3, T4 और THS हार्मोन्स में यदि कमी होती है तो बॉडी में कैल्शियम का एब्सॉर्प्शन इफेक्टेड होता है और उसके नतीजा क्या होता है कि जो बोन होती हैं वो इफेक्टेड हो जाती हैं, वो वीक होने लगती हैं या वो ऑस्टोपोरोसिस, मतलब उनमें छेद होने लगते हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। और फिर सबसे ऊपर आज्ञा चक्र। तो आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र जो है वो भी एकदम पास हैं, क्योंकि क्राउन हेड पर सहस्त्रार और आज्ञा चक्र पर दोनों आईब्रोज के बीच में आज्ञा चक्र। तो ये दोनों चक्र रिलेटेड होते हैं पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये मास्टर ग्लैंड कहलाती है। मतलब रेस्ट अभी हमने जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स का नाम लिया है उन सब पर ये कंट्रोल करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। और जो पीनियल ग्लैंड होती है ये लगभग जैसे ही 9-10 साल का बच्चा होता है तो ये पैसिव मोड में जाना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे सिकुड़ कर छोटी हो जाती है। तो इस तरह से ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स और चक्र जो हैं ये आपस में सिमिलर पोजीशन होने के कारण एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। और जो कोई भी चक्र होता है तो हर चक्र का अपना एक डायग्राम होता है और उसका जो डायग्राम होते हैं उसमें मोस्टली लोटस के पेटल से वो रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं कल आप लोग को प्रेजेंटेशन में वो दिखा दूंगी पिक्चर्स, तो थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा। तो इस तरह से पेटल्स अलग अलग होते हैं और हर चक्र में पेटल्स का नंबर अलग अलग होता है। हर चक्र का तत्व अलग होता है, जो पंच तत्व हम बोलते हैं। तो 5 चक्रों के 5 तत्व होते हैं। फिर उसके बाद हर चक्र के अपना एक
देवी होती हैं और एक देवता होता है, एक कोई वाहन होता है। तो अगर इसका हम डायग्राम देखें तो वो बहुत ही डिटेल में होता है, और चूंकि ऐसे बोलने से शायद वो समझ नहीं आएगा तो मैं आपको वो दिखा दूंगी, वही बेहतर होगा। तो आज हम जो शुरू कर रहे हैं वो आज्ञा चक्र से शुरू कर रहे हैं। वैसे सबसे निचला चक्र क्या होता है? मूलाधार होता है। लेकिन जो आज्ञा चक्र होता है वो आप बिल्कुल ऐसा मान लीजिए कि आपके घर में एक टेलीविजन रखा है, वो जब तक बंद है तब तक वो ब्लैंक है, ब्लैक है। लेकिन जैसे ही आपको ये पता चल गया कि इस स्विच से ये ऑन किया जा सकता है, इस तरह की एनर्जी देके इसको ऑन कर सकते हैं, तो वो जो ब्लैक स्क्रीन है वो ब्राइट हो जाएगी। अब जैसे ही आपको मालूम हो गया कि इसमें हम फ्रीक्वेंसी कैसे सेट कर सकते हैं, तो उसमें आप अपने अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी सेट करके अपने अकॉर्डिंग प्रोग्राम्स देख सकते हैं। क्योंकि वही एक स्क्रीन रहेगी जिसमें आप मालूम पड़ेगा कि आपने एक दूरदर्शन की फ्रीक्वेंसी सेट की, तो उसमें कोई बहुत रोने धोने वाला कोई एक सीरियल चल रहा है। फिर आपने फ्रीक्वेंसी चेंज की तो मान लीजिए सब टीवी लग गया तो एक कोई कॉमेडी सीरियल आ गया। फिर आपने फ्रीक्वेंसी चेंज की तो मान लीजिए MTV या कोई म्यूजिक चैनल लग गया, तो उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे सॉन्ग्स आ गए। तो ये डिपेंड करता है कि आप फ्रीक्वेंसी कैसे सेट करते हो। और मान लीजिए आप MTV देख रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि उस समय उस रूम में वो जो दूरदर्शन की आपने फ्रीक्वेंसी सेट की थी जिसमें बहुत सैड रोने धोने वाला कोई सीरियल चल रहा था, वो फ्रीक्वेंसी भी उस समय वहां मौजूद है ना। लेकिन ये आपके ऊपर है। अब आप अभी आज के हिसाब से देखें तो इतने ढेर OTT और चैनल्स होते हैं, तो सबकी फ्रीक्वेंसी मौजूद है, तभी तो आप उसको सेट कर पाते हो। अगर कोई प्रेजेंस ही ना रहे फ्रीक्वेंसी, तब तो आप उसको सेट ही ना कर पाओ, मैच ही ना कर पाओ। तो ऐसा ही बिल्कुल आपका आज्ञा चक्र है। जितनी भी सिद्धियां होती हैं, जैसे दूरदर्शन, दूरदृष्टि और टेलीपैथी, ये सारी जो सिद्धियां होती हैं ये आज्ञा चक्र से रिलेटेड ही होती हैं। और इसीलिए इसको थर्ड आई भी कहा जाता है। आपने ये इस नाम से बहुत सुना होगा, थर्ड आई एक्टिवेशन, है ना। तो जैसे जैसे इस पर आप फोकस करोगे तो वो स्क्रीन आपकी ऑन होने लगेगी और उसमें आपको विजुअलाइजेशन स्ट्रांग होने लगेंगे। तो जो अभी बीच में किसी ने मुझसे बोला था कि कोई दूर बैठा है तो उसको डिस्टेंस जो थेरेपी होती है उसके बारे में भी बताएं। तो ये जो डिस्टेंस थेरेपी है या डिस्टेंस कनेक्शंस हैं या टेलीपैथी, ये सब इसी चक्र के थ्रू की जाती है। या कई सीरियल में आप लोगों ने देखा होगा कि कोई गुरु है वो ऐसा हाथ करते हैं तैसे रेज निकलती हैं। जैसे अक्सर रामायण वगैरह में देखा होगा कि जब गुरु ने शिष्य को शस्त्र दिए, शस्त्र शिक्षा या कुछ, तो यहाँ से रेस निकलती हैं और वो आज्ञा चक्र पर जाती हैं। तो आज्ञा चक्र ही वो स्थान है जहाँ पर गुरु अपने शिष्य को कमांड देता है, वो एनर्जी फॉर्म में हो या किसी भी फॉर्म में। तो आज्ञा चक्र एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज हम आज्ञा चक्र से ही शुरुआत करेंगे, चक्रास के जागरण की। और यहाँ पर हर चक्र का एक बीज मंत्र भी होता है। जितने भी चक्र हैं उनका सबका एक बीज मंत्र है। तो जो जो चक्र हम पढ़ते जाएंगे उनका हम बीज मंत्र भी फिर देखते जाएंगे, है ना। तो आज हम आज्ञा चक्र को देख रहे हैं। तो आज्ञा चक्र का जो बीज मंत्र है वो ओम है, ठीक है। और इसमें 2 पेटल होते हैं। और आज्ञा चक्र की, हर चक्र की अपनी कुछ एक्सरसाइज भी होती हैं जिससे वो एक्टिवेट करने में हेल्पफुल होता है। तो जो हमने त्राटक की क्रिया की थी वो आज्ञा चक्र एक्टिवेशन की एक बहुत इम्पोर्टेंट मेथड है। तो उसको करने से भी आज्ञा चक्र बहुत जल्दी जागृत होता है। तो वो एक टेक्निक तो हम कर चुके हैं, त्राटक। आज हम दूसरी करेंगे मंत्र के थ्रू। तो चूंकि इसका जो बीज मंत्र है वो ओम है, तो ओम के थ्रू करेंगे। और एक आपको बहुत आश्चर्य की बात बताते हैं कि जैसे हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे आपने ओम बोला, लम बोला, मम बोला, इनकी सबकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो जो नीचे के 5 चक्र हैं
उनके जो बीज मंत्र हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को यदि आप प्लस करो तो वो उतनी ही आती है जितनी ओम की होती है। तो इसीलिए सबसे पहले जो चक्र पर ध्यान किया जाता है वो आज्ञा चक्र होता है। अब आज्ञा चक्र को ध्यान करने के लिए कुछ मुद्राएं होती हैं, खासकर नासिकाग्र मुद्रा और शांभवी मुद्रा का ज्यादा वर्णन आता है। तो ये भी बहुत स्ट्रांग, बहुत पावरफुल टूल्स होते हैं। और इसमें आपको करना क्या होता है, शांभवी मुद्रा का मतलब होता है कि आपको यहाँ पर जो एक पॉइंट होता है आपका आज्ञा चक्र, यहाँ देखने की कोशिश करना। मतलब आपके आईबॉल दोनों ऊपर और कहाँ आ जाएंगे, कॉर्नर में, दोनों आईब्रोज के बीच में देखने की कोशिश करना। कुछ समय रुकना और फिर उसके जस्ट अपोजिट हमारा जो ये नोज टिप होता है, यहाँ देखने की कोशिश करना। तो इस एक्सरसाइज में हो सकता है कई लोगों को ऐसा लगे कि सिर भारी हो रहा है, तो जिनको ऐसा लगे वो कम समय करें। और इन जनरल हम 5 सेकंड तक करने की कोशिश करेंगे। तो 4 से 5 बार हम इस एक्सरसाइज को करेंगे, फिर इसके आगे हम मंत्र की एक्सरसाइज लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग आंखें बंद करके बैठ जाएं, अपनी कंप्लीट बॉडी को स्ट्रेट कर लें, स्पाइन स्ट्रेट, दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा या किसी भी एक मुद्रा में रख लें। अपना पूरा फोकस आज्ञा चक्र पर रखें। धीमी गहरी लंबी सांस लें और लिप्स को राउंडेड करते हुए एक्सेल करें, जैसे हम फूंक मारते हैं या एयर ब्लो करते हैं। कोशिश करें बहुत धीमी गति में करें। डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सेल, 5 ब्रीदिंग्स इस तरह से करते जाएं। और जब 5 ब्रीदिंग्स कंप्लीट हो जाएं तो ब्रीदिंग को एकदम नॉर्मल छोड़ दें और उसे नॉर्मल होने दें। आंखें बंद ही रहने दें, ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल हो गई होगी। अब आपको बंद आंखों से ही आंखें बंद रखेंगे और कोशिश करेंगे दोनों आईब्रोज के मध्य में जहां पर हम तिलक या बिंदी लगाते हैं उस स्थान को देखने की। मतलब आपके दोनों आईबॉल नोज की तरफ के कॉर्नर पर ऊपर की तरफ जाएंगे, यहीं पर होल्ड करेंगे और पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर रखेंगे। 1 2 3 4 5। वापस आई बॉल को रिलैक्स करें और धीरे धीरे बंद आंखों से ही नीचे नोज टिप को देखने की कोशिश करें। अब आपके दोनों आई बॉल नोज की तरफ ही लोअर साइड में कॉर्नर में आएंगे। होल्ड 1 2 3 4 5। फिर से ऊपर की तरफ लेके जाएं। अब हम थोड़े से नंबर बढ़ाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नोज टिप को देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आईब्रो के सेंटर में 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10. Nose dip. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. आईब्रोज के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nose dip. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. आईब्रो के सेंटर में आज्ञा चक्र पर 1 2 3 4 5 6 7 9 10. Nose dip. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिलैक्स. आईबॉल को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए. ब्रीदिंग को भी नॉर्मल होने दें. आंखें बंद ही रखें. फोरहेड आईलिड को रिलैक्स्ड करें. आप चाहें तो फिंगर टिप से हल्का सा आंखें बंद रखते हुए उन्हें मसाज भी दे सकते हैं. आंखें खोलना नहीं है, बंद ही रखें. आप चाहें तो थोड़ा सा फिंगर टिप से उन्हें मसाज दें और वापस आंख को नीचे ले आए. अब यहीं से हम सेकेंड एक्सरसाइज के लिए तैयार हो रहे हैं. सेकेंड एक्सरसाइज में आपको अपना पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर रखना है और धीमी गहरी लंबी सांस लेना है. ओम चेंट करना है, लेकिन ओम को लंबा नहीं खींचना है. आप मैक्सिमम 2 सेकंड तक ओम को चेंट करेंगे और फिर नेक्स्ट करेंगे. तो इस तरह से आपको लगभग 2 मिनट तक कंटिन्यू करना है. और जो आप साउंड या विदाउट साउंड जैसा भी आप करना चाहें कर सकते हैं. और जो ओम के वाइब्रेशंस होंगे उनको आज्ञा चक्र पर फील करना है कि आज्ञा चक्र पर जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं, एक पल्स आ रही है, उसे फील करना है. शुरू करें ओम चेंटिंग. शॉर्ट ओम चेंट करना है. 2 मिनट तक आपको कंटिन्यू ओम चेंट करते जाना है. पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर रखना है. कंटिन्यू करते जाएं और आज्ञा चक्र के आसपास एक पल्स का फीलिंग आएगा या वाइब्रेशंस के फीलिंग आएंगे, उन्हें ऑब्जर्व करते जाएं. पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर और साथ में ओम चैंटिंग. आहत अनाहत किसी भी तरह की आप ओम चैंटिंग कर सकते हैं. और हर एक ओम चैंटिंग के बाद आज्ञा चक्र को ऑब्जर्व करें. वहां पर जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं उन्हें फील करें. कंटिन्यू 1 मिनट तक और करते जाएं.
ओम के वाइब्रेशन के लिए अलर्ट रहें और उन्हें आज्ञा चक्र पर फील करने की कोशिश करें। आज्ञा चक्र पर ही फोकस को बनाए रखें और अब सिर्फ अपना ध्यान ब्रीदिंग पर रखें और इनहेल करें, एक्सेल करते हुए चैंटिंग ना करें, लेकिन ऐसा फील करें कि जब आप एक्सेल कर रहे हैं तो आपके आज्ञा चक्र पर ओम की आकृति बन रही है। इनहेल नॉर्मल, एक्सेल के साथ हर बार आज्ञा चक्र पर ओम की पिक्चर को देखें। अगले 2 से 3 मिनट इसी एक्सरसाइज को करें, नॉर्मल ब्रीदिंग, और हर एक्सेल के साथ आज्ञा चक्र पर ओम की आकृति देखने की कोशिश करें। ऑब्जर्व करें कि वो जो पिक्चर बन रहा है उसकी साइज क्या है, कलर्स क्या हैं, उसके फॉन्ट्स क्या हैं। उस समय के बाद क्या वो चेंज हो रहे हैं या एज इट इज हैं। कंटिन्यू उसके पिक्चर को देखते जाएं, ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग रखें। पिक्चर्स चेंज हो रहे हैं क्या, या उनका साइज में चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है। जो भी चीजें हो रही हैं उनके ऑब्जर्वेशन को स्ट्रॉन्ग रखें। 1 मिनट तक और करते जाएं। शॉर्ट ओम चैंटिंग करनी है कि एक ओम चैंटिंग 2 सेकंड में मैक्सिमम खत्म हो जाए। कंटिन्यू करते जाएं इसे। 30 सेकंड और करना है। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए तैयार हो। आई बॉल को, ब्रीदिंग को, सबको थोड़ा सा नॉर्मल कर लें। ये एक्सरसाइज थोड़ी सी टफ है, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो जरूर कर पाएंगे। अभी एक्सरसाइज में जैसे आप एक्सेल के साथ ओम की आकृति को आज्ञा चक्र पर देख रहे हैं, वैसे ही आपको हर एक्सेल के साथ ओम की आकृति आज्ञा चक्र पर देखना है। ओम थोड़ा सा लंबा करना है चैंट, और विजुअलाइज करना है कि उस आकृति से बहुत सारे वाइब्रेशंस ओम के निकल रहे हैं। ओम का साउंड भी उसी पिक्चर से या उसी आकृति से निकल रहा है, और धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में वो स्प्रेड हो रहा है। वो जो ओम के वाइब्रेशंस हैं वो धीरे धीरे ग्रेजुअली आपकी पूरी बॉडी में फैलते जा रहे हैं और लास्ट तक वो कंप्लीट बॉडी को कवर कर लेंगे। तो पहली बार
पहले आज्ञा चक्र पर ओम को विजुअलाइज करें और एक्सेल के साथ विजुअलाइज करें कि वो ओम का साउंड आपके आज्ञा चक्र से ही निकल रहा है और उसके वाइब्रेशन आपके कंप्लीट आईज, फोरहेड, नोज, पूरे फेस पर फैल रहे हैं। हर बार चैंटिंग के साथ उस एरिया को बढ़ाते जाएं। ये भी आपको 2 से 3 मिनट करना है। फिर उसे अपने गर्दन तक लेकर आए, फिर शोल्डर कवर करें, फिर चेस्ट को भी कवर करें। ग्रेजुअली ये वाइब्रेशंस धीरे धीरे कंप्लीट बॉडी में फैलते जा रहे हैं। अभी हम सेकेंड मिनट में जा रहे हैं। आपके वाइब्रेशंस पेल्विक तक सेकेंड मिनट कंप्लीट होने तक आ जाएं। फील कीजिए उन वाइब्रेशंस को बॉडी के हर जगह पर। अब हम लास्ट मिनट में आ रहे हैं। वाइब्रेशन आपके टोस के टिप तक आ जाए, फिंगर टिप, टोस टिप, और अपनी कंप्लीट बॉडी में उन वाइब्रेशंस को फील कीजिए, उस साउंड को फील कीजिए। आपका पूरा ध्यान उस साउंड पर होना चाहिए जो भूमध्य से पूरे शरीर में फैल रहा है। ओम के वाइब्रेशंस आपकी कंप्लीट बॉडी को कवर कर लिया है। अपने पूरे शरीर में इन वाइब्रेशंस को फील करें। धीरे धीरे चैंटिंग को बंद कर दें और सिर्फ जो वाइब्रेशंस फील हो रहे हैं उन्हें फील करने की कोशिश करें। अपनी कंप्लीट बॉडी में ओम को फील करें। ध्यान आज्ञा चक्र पर ही बनाए रखें। वहाँ जो भी चेंजेस हो रहे हैं उन्हें भी रजिस्टर्ड करें। महसूस करें कि आपकी हर श्वास के साथ ओम चैंट ऑटोमेटिक हो रहा है। आप कर नहीं रहे हैं, लेकिन जितनी बार भी आप ब्रीदिंग को बाहर कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, तो एक ऑटोमेटिक ओम चैंटिंग की रिदम बन गई है आपकी ब्रीदिंग की। धीरे धीरे सारी कुछ चीजों को रिलैक्स कर दें। ध्यान सिर्फ ब्रीदिंग के ऊपर, ब्रीदिंग नॉर्मल। अब अपने ध्यान को ब्रीदिंग से हटाकर आपके आसपास लेकर आए और आसपास जो भी मूवमेंट हो रहे हैं, हलचल हो रही हैं, उन्हें फील करें।
आसपास से आने वाली आवाज़ों को सुनने की कोशिश करें। एक बार कोई पास से आने वाली आवाज़ को सुने, एक बार दूर से आने वाली आवाज़ को, ऑल्टरनेट साउंड को इस तरह से सुनते जाएं। अपने दोनों पैरों की और हाथों की उंगलियों को मोड़ें और खोलें। दोनों पाम्स को रब करें और कप शेप बनाते हुए अपनी आईज पर रखें और इसी तरह से पाम्स को रखे हुए आई लिड को, पलकों को ब्लिंक करें, आंखों को खोलें और बंद करें। 5 to 10 टाइम्स करें। और फिर धीरे धीरे इन्हीं पाम्स से कंप्लीट बॉडी को टच करें। एक बार फिर से दोनों पाम्स को रब करें और बॉडी के उस ऑर्गन पर, उस हिस्से पर इन पाम्स को रखें जहां पर आपको दर्द या तकलीफ हो। फेस पर एक बहुत अच्छी सी मुस्कुराहट लाएं और धीरे धीरे आईज ओपन कर लें। ये जो मेडिटेशन हमने किया आंख बंद करके किया है, ये आंख खोल के भी कर सकते हैं, लेकिन जब आंख खोल के करते हैं और शांभवी मुद्रा और नासिकाग्र मुद्रा लगाते हैं तो उसमें ज्यादा प्रेशर आता है, तो स्टार्टिंग में वो नहीं कर पाते, इसीलिए आंख बंद करके ही आप लोग को करवाई थी, लेकिन इस ध्यान को आंख खोल के भी कर सकते हैं। चलिए, किसका कैसा कैसा एक्सपीरियंस रहा। आईब्रो में, आई बॉल में थोड़ा खिंचाव आया, सिर थोड़ा भारी हुआ क्या, थोड़ा सा मैम हुआ? सामूहिक मुद्रा में थोड़ा सा। क्योंकि जब वो शांभवी मुद्रा लगाते हैं ना, ऊपर देखते हैं, तो वो प्रैक्टिस नहीं रहती है तो वो सिर भारी होता भी है। कई हल्का लोग को सा। थोड़ा, हाँ। कई लोग को हो सकता है कि अगर यही आप आंख खोल के करते तो अभी तक आपको सिर दर्द हो चुका होता। तो थोड़ा बहुत होगा तो वो कोई मैम आँख चीज, बंद करके उतना नहीं पता पड़ा। हाँ, शायद खोल के करते थे थोड़ा सा ज्यादा। हाँ इसीलिए बंद करके करवाया यस क्योंकि मैम। फर्स्ट टाइम कर रहे थे ना, लेकिन कभी आप लोग इसको खोल के भी करके देखिएगा जी मैम। तो उसके अलग एक्सपीरियंस होते हैं। चलिए, और ओम को विजुअलाइज कर पाए? हाँ दीदी कर पाए। स्टार्टिंग में मुझे रेड कलर में लग रहा था, फिर गोल्डन चेंज दिख होता रहा गया था। हाँ फिर क्योंकि इसके कलर, फॉन्ट, साइज सब कुछ चेंज हो सकता है ब्रीदिंग के साथ। और लास्ट में जब किया हमने तो ब्रिलियंट वायलेट वायलेट कलर दिख रहा था और किनारे में गोल्डन कलर। हाँ, ये चेंज हो गई क्योंकि कलर्स जैसे जैसे आप करेंगे ना, अब जैसे इसी मेडिटेशन को अगर सेकंड टाइम करेंगे तो हो सकता है आपको डिफरेंट कलर दिखे, जो अभी है वो ना दिखे। तो वो आपकी मन स्थिति के अनुसार वो जो है वो बदलते हैं कलर्स। तो और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है या कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। मैम जैसे ओम हम देखते हैं तो कई बार वो डिसअपियर हो जाता है, फिर आ जाता है, फिर चला जाता है, तो मतलब ये भी ठीक है या मतलब हमेशा बना ही रहना चाहिए? नहीं, एक्चुअली स्टार्टिंग ऐसे ही होती है कि हमको बार बार कोशिश करके इसको देखना पड़ता है। बीच बीच में या तो उसका मूवमेंट हो जाता है या वो डिसअपियर भी हो जाता है। हम्म। तो वापस देखो, तो ये स्टार्टिंग में यही होता है,
लेकिन जब कंटिन्यूअस प्रैक्टिस होती है तो फिर आपकी ये कैपेसिटी हो जाती है कि आप उसको कॉन्स्टेंटली देख सकते हैं। फिर हो जाता है फिर। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। जी अभी तो बहुत अजीब सा फील हो रहा है, पता मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है। मतलब भारी सा लग रहा है, आईज में भी थोड़ा सा हैवी लग रहा है और सर पे भी। तो कुछ मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है कि हुआ क्या एक्चुअली। फर्स्ट टाइम है ना ये, तो इसीलिए वो होगा। चूंकि आप लोग ने त्राटक पहले कर लिया था, तो जिनने त्राटक किया था उनको थोड़ा कम भारीपन और वो लगा होगा, क्योंकि एक वो प्रोसेस से हम गुजर चुके थे। लेकिन अगर त्राटक नहीं किया तो फिर थोड़ा सा और हैवीनेस और ये सारी चीजें ज्यादा लगती हैं, क्योंकि जो हमारे आई होते हैं ना उसमें 6 मसल्स होते हैं। मतलब ऊपर नीचे, जैसे प्लस का साइन होता ना, ऐसे मसल्स होते हैं, और फिर ऐसे डायगोनली, तो ऐसे 6 मसल्स होते हैं। तो वो पूरे 6 मसल्स की एक्सरसाइज नहीं होती है, उसमें से कुछ की तो होती है, लेकिन जैसे डायगोनली वाले होते हैं उनकी थोड़ी कम होती है एक्सरसाइज। मोस्टली हम सामने देखते हैं या लेफ्ट राइट देखते हैं, तो ऐसे ऊपर भी देखते हैं तो जस्ट ऊपर देखते हैं, ऐसे डायगोनली बहुत कम देखना होता है। तो कुछ मसल्स जो हैं वो बहुत हार्ड हो जाते हैं, तो वो मसल्स भी इसमें यूज होते हैं, क्योंकि जब आप इस साइड तिरछा देख रहे हो तो एक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा और दूसरा स्ट्रेच होगा, तभी आपका आई बॉल इधर जाएगा। तो चूंकि डायगोनल जो मसल्स होते हैं इनकी एक्सरसाइज नहीं होती है आई मसल्स की, इसलिए वो भारीपन आ जाता है। तो उसके लिए कुछ जैसे आई एक्सरसाइज हैं उनको जरूर करना चाहिए। कभी भी आप कर सकते हैं कि जैसे आप सिर को पूरा स्थिर बना के रखें और मैक्सिमम ऊपर देखें और नीचे देखें। तो आपने क्या किया कि जो आपकी अप डाउन मसल है, वर्टिकल मसल्स है, उसको आपने मैक्सिमम स्ट्रेच कर लिया, बिना सिर हिलाए मैक्सिमम ऊपर देखा, मैक्सिमम नीचे। इसको जैसे कम से कम 10 से 20 बार करें। फिर आप चाहें तो अपने दोनों हाथों को इस तरह से थम्स अप करके और साइड में खोलें, जितना पीछे कर सकते हैं करें, और फिर थंब टिप को देखें बिना सिर हिलाए। और अगर हाथ नहीं खोलना तो सिंपली आप आई लेवल पर लेफ्ट और राइट देखें। तो ये आपका जो हॉरिजेंटल मसल्स है उसको आपने एक्सरसाइज दे दिया। फिर जैसे मैं यहाँ बैठी बैठी हुई हूँ, तो एक यहाँ ऊपर के कॉर्नर को देखूं वॉल के और दूसरे नीचे के, तो ये एक डायगोनल पोजीशन हो गई। फिर इसके जस्ट अपोजिट, मतलब जो नीचे देख रही थी उसका ऊपर वाला कॉर्नर देखूं और दूसरा नीचे। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो भी 6 मसल्स होती हैं सबको एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज मिल जाती है। तो हार्डली 1 मिनट में हो जाएगा अगर 20-20 टाइम भी आप करेंगे, लेकिन ये आई मसल्स के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती है। तो थोड़ा सा इसको करो तो फिर उसमें स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगी। ठीक है रितु जी। मैम, मेरे को ओम तो नहीं दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही आपने बोला कि आइस बॉल को ऊपर नीचे जब आप करा रहे थे तो यहाँ पर एक मतलब एक पॉइंट पर कुछ प्रेशर सा, मतलब अच्छा पल्पिटेशन सा महसूस हो रहा था पल्पिटेशन, बार बार। हाँ। और जब मैं बैठी हुई थी तो अपने आप को ऐसा लग रहा था कि जैसे कहीं तपस्या में लीन हो गए। दिख नहीं रहा था, लेकिन अपने आप को खुद को फील हो रहा था। बहुत अच्छी फील आ रही थी, और अपने आप को एक ट्रायंगल में, जैसे मैं हूँ, पूरा एक ट्रायंगल बन गया। और एक एक अच्छी वाइब्रेशंस थी अंदर तक, लास्ट तक भी। एक एक डिवाइन फीलिंग होनी चाहिए बस। हाँ, पर वो मन नहीं कर रहा था आंखें खोलने का, लग रहा था अभी आप और कराते जाओ तो उसको। बस काफी लंबा हो गया था इसलिए मुझे बंद करना पड़ा। नहीं, बहुत अच्छा था आज, मतलब ओम तो नहीं दिखा मुझे, बिल्कुल भी नहीं आया, लेकिन कुछ और चीजें दिख रही थी, आ रही हाँ, थी, जा रही थी। नहीं ये भी क्या, 1-2 प्रैक्टिस के बाद वो ओम भी आ जाएगा। और उसको एक दूसरा तरीका होता है कि जैसे आपको मालूम है कि अभी ये वाली एक्सरसाइज करनी है, तो आप अपने मोबाइल या किसी चीज पे ओम के कोई पिक्चर को देखकर उस पर थोड़ी देर फोकस करें। तो फिर जब आप उस इसमें जाएंगे मेडिटेशन में ना, तो आपको वो ओम बहुत जल्दी विजुअलाइज हो जाएगा। हालांकि त्राटक किया था तो ओम बाहर भी, लॉ में भी ओम दिख रहा था और अंदर भी दिख रहा था, आज नहीं दिख रहा था, लेकिन बहुत कभी कभी हो जाता है ऐसा। फील बहुत अच्छी थी। ओवरऑल अच्छा था। ओवरऑल अच्छा था। प्रीति जी।
थैंक यू मैम फॉर दिस एक्सपीरियंस। मैम आपसे कुछ क्वेरीज होंगी इसमें कि जब मतलब मैं इसको आईज क्लोज करके नहीं कर पा रही थी अनासाग्रहण ये वाला, मेरे को वो मूवमेंट फील नहीं हो रहा था, तो मैं पार्शियल आई ओपन के साथ इसको कर रही थी। एंड एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे नाक और आईब्रो दोनों ही दिख रहा था, नोज का टिप एंड आईब्रो, बोथ आईब्रो का सेंटर वाज विजिबल। एंड मैम मुझे एक कंफ्यूजन ये होता है कि ओम में, बिकॉज हमने अरहम ध्यान योग में ओम को और ओ पे डॉट सीखा है, अदरवाइज जो हमने थ्रू आउट लाइफ देखा था वो ऊ पे चंद्र बिंदी। हाँ, तो मतलब फिर वो कंफ्यूजन सोचने लगी कौन सा वाला देखना है कौन सा वाला देखना है, कोई तो आई सा भी जस्ट देख सकते हैं। हाँ ओके, कोई सा भी मतलब कुछ चीजें ना हमको नेचर पे छोड़ देना चाहिए। जैसे हाँ हमने बोला हाँ कि ओम को विजुअलाइज करना है, तो जी। जो विजुअलाइज हो जाए आपको, आप तो मैंने उसके मैम साथ उसकी डॉट पे विजुअलाइज किया, ओम का जो डॉट होता है जिसको जस्ट भी उस पे हो। हाँ, विजुअलाइज किया, तो वो दिख रहा था, एक डॉट ही दिख रहा था। एंड इवेंचुअली एक आई ऐसे इलोंगेटेड ऐसे आई दिखी, तो ब्लूइश, फिर जो चेंज होकर के वाइट कलर की हो गई। वाइब्रेशंस ऐसे यहाँ पे फील नहीं हुए, बट बैक ऑफ द हेड मेरे को ऐसा लगा था नर्व पल्प, मतलब सब जगह वो बीट एक्चुअली अंदर हो रही है। एक्चुअली जो आज्ञा चक्र की पोजीशन होती है ना, वो पिट्यूटरी ग्लैंड के पास मानी जाती है। तो वो कैसे मानी जाती है कि जैसे यहाँ से हम एक लाइन खींचे तो वो यहाँ तक आएगी, है ना। एक ऐसी सीधी लाइन अंदर खींचे और एक जी इस तरह से खींचे, तो ये जो प्लस साइन बनेगा ना, तो जी अंदर जहां पर ये दोनों को क्रॉस करेंगी दोनों लाइन, उस जी। पॉइंट पर आज्ञा चक्र है, ऐसा माना जाता है। तो ओके। वो इमेजिनरी उसका जो एरिया है ना, जैसे नेवल के पीछे स्पाइन पर मणिपुर चक्र है, लेकिन उसका एरिया नेवल तक कवर होता है। एक तो लोकेशन हो जाती है, एक उसका एरिया हो जाता है। तो ऐसा आज्ञा चक्र सेंटर में है, लेकिन इसका एरिया आज्ञा यहाँ आईब्रो के बीच तक है। ओके मैम। हाँ, तो तो इसलिए अगर वाइब्रेशंस पीछे जो भी होती है वो ओम की, जो हमारी वाइब्रेशन होती है जो हम चैंट कर रहे होते हैं ना, वो वाइब्रेशन जो हम मस्तिष्क में फील करते हैं ना, वो साइलेंट होकर के वो वाइब्रेशन फील नहीं कर पा रही हूँ मैं। मगर हाँ वो एक नर्व की पैल्पिटेशन जैसी फील होती है, नर्व वो आप पैल्पिटेशन। चैंटिंग के साथ भी कर सकते हैं, ओके। है ना। क्योंकि ओम की चैंटिंग दो तरह की होती है, एक तो अनाहत होती है कि जिसमें हमको साउंड नहीं करना है, एक हम्म आहत होती है कि जिसमें हमको साउंड करना है। तो वो हम्म फिर वही बात आ जाती है कि जिसको जो सुटेबल हो वो हम्म। कर सकते हैं, तो आप उसको साउंड के साथ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत ओके मैम, थैंक यू मैम। बट ओवरऑल मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब बहुत अच्छा लगा। नहीं। थैंक यू। थैंक यू मैम। तो अभी हमने ये आज्ञा चक्र का किया है, अब हम कल मूलाधार से शुरू करेंगे। तो एक एक चक्र का डेली हम मेडिटेशन करेंगे, ठीक है। फिर लास्ट में ओवरऑल वाला, है ना। 10 o'clock हो गए हैं, तो जो भी लीव करना चाहे वो लीव कर सकता है मीटिंग को। जिसके क्वेश्चन है या कुछ पूछना तो वो रुके। श्वेता। दीदी मुझे ना सेम, मुझे भी ओम का विजुअलाइजेशन तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ कुछ कलर्स थे, लाइक ऑरेंज कलर था वो। और जैसे ना आपने बोला पूरी बॉडी में वाइब्रेशन, तो एक टिंगलिंग इफेक्ट आ रहा था टिंगलिंग। बॉडी में। तो वो सब चीजें थी, बट अब थोड़ा सा ये हेडेक वगैरह थोड़ा सा लगा मुझे कि है स्टिल। मुझे ना कोविड सेकेंड वेव के बाद ना आईज में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। इनिशियली ऐसा लगा था कि ब्लैक फंगस तो नहीं हो गया, हम्म। लेकिन वो नहीं था। बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो गई थी, मतलब एक्सट्रीम में। तो उस सिचुएशन में भी क्या इसको करने से कुछ इफेक्ट होगा? इसको जब अगर ड्राइनेस वगैरह कुछ होती है ना, तो मोस्टली वो लोग एक आई ड्रॉप देते हैं हम्म। जो अंदर के मॉइस्चर को मेंटेन करता है। तो उस समय फिर हमको ये प्रिकॉशन, या तो अगर आप बंद करके कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आप आंख खोल के कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जब आप नोज टिप पर रखेंगे तब तो आप अध खुली रख सकते हैं, हम्म। लेकिन जब आप ऊपर देखेंगे तब आपको पूरी ही आंख खोलनी पड़ेगी। और अगर आप पूरी आंख खोलते हैं और 10 सेकंड तक भी वो हवा जो है आंखों में लगती है, तो वो और ड्राई करेगी। तो यदि खोल के करना है तो पहले वो आई ड्रॉप डालें जो मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए देते हैं डॉक्टर्स, और हम्म। उसके बाद ये करें। अदरवाइज बेस्ट ये है कि बंद करके करें। पहले से दीदी मुझे बहुत रिलीफ मिला है, बट स्टिल
मैं पहले से बोलूंगी 30-40% स्टिल है अभी, मतलब लास्ट 3 इयर्स में इतना रिकवर हुआ है, बट 30-40% स्टिल है। तो उसके लिए कुछ और एक्सरसाइजेस हैं हाँ, क्या? ये जो अभी एक्सरसाइज बताई ना हमने, हम्म। एक तो ये पूरे 6 मसल्स को ये कर सकते हैं। फिर जैसे ना आंखें खोल के आई बॉल रोटेट करें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। फिर कुछ एक्सरसाइज ऐसे होते हैं कि जैसे ये फिंगर टिप है, इनसे स्लाइडली इनको पुश करें छोड़ें, पुश करें छोड़ें, बहुत जोर से नहीं करना है, हल्का फुल्का। और चूंकि जो ये आंखों का मॉइस्चर कम होता है, उसका एक मेन रीजन होता है टीयर ग्लैंड्स, कि वहां से सिक्रेशन बंद हो जाता है। तो जो टीयर ग्लैंड होती है वो हमारी ये अपर लिड के यहाँ होती है। तो यहाँ पर जरूर ये इस तरह से थोड़ा सा हल्का सा मसाज करें, जैसे ये 3 फिंगर्स ली और आई बॉल के ऊपर, आईब्रो आई बॉल के बीच में हल्का सा ऐसा पुश किया, फिर ढीला छोड़ा। तो इस तरह से ये कुछ जो एक्सरसाइज है ये करेंगे तो उससे क्या वो एक्टिवेट होने लगती है फिर से, तो हीलिंग जल्दी हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी healing। मतलब हो सकता है जैसे अभी जो बाकी रह गया है उसको हील अप होने में मान लीजिए 6 महीने लगते हैं, तो वो 2 महीने में ही हो जाएंगी हील अप, ये फर्क आएगा। तो कोशिश करो कि 5-10 मिनट निकाल के और डेली ये वाली जो आई की एक्सरसाइज है, क्योंकि इनका तो खाने से भी कोई रिलेशन नहीं है कि भाई अभी खाना खा लिया है या ब्रेकफास्ट कर लिया, कभी भी कर सकते हैं हम। तो इनमें इनको 2 से 3 बार आप दिन में जरूर करो, तो इससे काफी बेनिफिट होगा। मैम साक्षी, इसमें जल नीति से भी फायदा पड़ेगा ना? नीति नो। जल नेति से ड्राई आईज में नहीं बहुत फर्क पड़ता है। उसके लिए फिर वो जो पर्टिकुलर ऑयल होते हैं या हर्ब्स होते हैं या जो घृत नेति घी से करते हैं, वो सबसे होता है। लेकिन अभी आजकल के इसमें वो कितनी शुद्ध मिल रही हमको भी नहीं मालूम कि जी उनमें प्योरिटी क्या है या कुछ मिलावट तो नहीं है, तो वो सब एक रिस्क फैक्टर ही लगता है। तो इसीलिए मोस्टली हम उनको सजेस्ट नहीं करते। श्वेता दीदी, आपको आराम जो आया किस चीज से आया? क्योंकि मेरी भी है ड्राइनेस। मैंने दीदी बहुत सारी जगह ट्राई किया था, फिर यहाँ दिल्ली में है एक श्रॉफ आई क्लिनिक करके, तो वहां गई थी मैं, मतलब यहाँ का बेस्ट मानते हैं, तो पर्टिकुलर उस ब्रांच में नहीं हुआ उसका, फिर मैंने टेस्ट कराए थे कुछ। रितु जी भी आई दिल्ली से ही है ना, ड्रॉप। तो आप एड्रेस दे सकते हैं। नहीं, मैं दिल्ली से नहीं हूँ मैम, गुड़गांव से हूँ। पहले मैं दिल्ली में थी, तो आप मुझे मतलब पॉसिबल है कि जा सकते हैं पॉसिबल ऐसा है, है। हाँ हाँ नहीं, मैं आपको भेज दूंगी उनका नंबर, क्योंकि मैंने पहले तो इनिशियली वैशाली में कराया था, बट फिर उन्होंने कहा कि वहां पे सारी फैसिलिटीज नहीं है, मशीन्स नहीं है प्रॉपर, तो आप दिल्ली जाओ वहां पे करो। फिर कुछ आई ड्रॉप्स दिए थे, सस्टेन करके था, उससे मुझे काफी रिलीफ मिला। और कुछ कोल्ड कंप्रेस वगैरह के लिए भी कूलिंग पैड्स वगैरह थे, उससे भी बहुत रिलीफ मिला। तो मैं आपको नंबर, अगर आप बोलोगे तो मैं आपको सेंड कर दूंगी यहाँ से। हाँ, आप मुझे दे देना नंबर। अच्छा। साक्षी जी, मैम मैं ये पूछ रही थी, जैसे हमें ये दिन में प्रैक्टिस करनी है तो हम कितने मिनट और कितनी बार कर सकते हैं? आज जो मेडिटेशन किया हाँ जी मैम, हाँ जी। आप 10 मिनट भी करेंगे तो सफिशिएंट है। आज तो हमने चूंकि फर्स्ट टाइम किया था तो एक एक स्टेप आगे बढ़े, फिर हाँ आप जी। सीधा लास्ट स्टेप वाला भी कर सकते हैं कि आप आगे चक्र को विजुअलाइज भी कर रहे हैं, चैंट भी कर रहे हैं और उसके वाइब्रेशंस को फील भी कर रहे हैं। तो आप 5 to 10 मिनट भी करते हैं तो वो सफिशिएंट। क्योंकि मैम बार बार ना वो ऊन भाग रहा था, दिख ही नहीं रहा था हाँ, वो उसको स्टार्टिंग पकड़। में ऐसा ही होता है। पहले तो वो एकदम ऑरेंज हीट्स और मेरे को ना आईज में भी हीट सी लगी एकदम। उसके बाद वो गायब भी हो गया। वो फिर मैं ढूंढने की कोशिश कर रही थी, कहाँ है आज। नहीं आया। मिला ही नहीं। फिर वो सिल्वर सा आया, फिर गायब हो गया। फिर लास्ट में जो आपने लास्ट राउंड कराया था ना, उसमें वॉयलेट और पिंकिश लाइट आई थी, बहुत स्पाइरल टाइप में, और उसमें छोटा सा ओम, और ऐसा लग रहा था वो। फिर उसके बाद थोड़ा सा ऐसे मतलब महसूस सा होगा कि उड़ रहे हैं वो ओम। स्प्रेड हो रहा है पूरी बॉडी में। अजीब सा मैम, मतलब प्रॉपर वहां पे टिकता नहीं है, वो भाग जाता है, हाँ, गायब हो जाता है। उसके लिए थोड़ी सी मेहनत और जी ना, कोशिश। मतलब वो इसमें भी गेम खेल रही होती है अपने माइंड से। दीदी वैसे मैं गेम नहीं खेलती।
तो इसीलिए बाहर गेम खेल लिया करो कि अंदर गेम खेलने की जरूरत ना पड़े। चलिए, तो ओवरऑल सबका अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैम कोशिश बहुत करिए अच्छा था आज, इसको बहुत अच्छी। जब आप वाइब्रेशन भी नीचे नीचे ले जा रहे थे तो वो ऐसा फील हो रही थी कि जा रही है। जा रही है। हाँ, आज बहुत अच्छा था। प्रीति जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ मैम, ये जैसे ईशा क्रिया में जैसे होता है, आपने बताया था जैसे कि आपने किया हुआ है, मैंने भी किया हुआ है, तो उसमें मैम शांभवी मुद्रा करके मस्तिष्क को थोड़ा सा ऊपर रेज करते हैं, और उसका उसमें क्या मतलब व्हाट इज द पर्पस? क्योंकि मेरी एक्चुअली एक इसका हैबिट ही बहुत हो गई है, मेरे को नेक अपने आप ही ऑटोमेटिकली थोड़ा रेज हो जाती है, ऊपर उठ जाता है एक्चुअली, बिकॉज वो शायद वो। ईशा क्रिया करते वैसे करते। तो देखो, जो शांभवी मुद्रा होती ना, तो हम्म उसमें ये रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं कि फेस आपका सामने की तरफ होना चाहिए और सिर को बिना हिलाए मैक्सिमम ऊपर आई बॉल को लेके जाइए। हम्म लेकिन वो उसमें किस लिए कराते हैं ये मुझे भी क्लियर नहीं है। लेकिन हम्म इन जनरल अगर हम किसी भी बुक में शांभवी मुद्रा को पढ़ते हैं हम्म या देखते हैं, हम्म तो हम्म उसमें इंस्ट्रक्शंस यही रहते हैं कि फेस आपका पूरा सामने की तरफ और फिर आई बॉल को स्ट्रेच करो मैक्सिमम। हम्म हम्म। तो मतलब मैंने मैक्सिमम बुकों में इसी तरह से पढ़ा है। जी जी जी। इसके पीछे उनका क्या कॉन्सेप्ट है ये मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन 100% कुछ ना कुछ होगा। जी जी जी। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन हम यहाँ समाप्त करते हैं।